जय हिंद दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीईबी द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए फिर से फॉर्म रीओपन हो रहे हैं। तो उसकी रूल बुक आज उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दी है। यहाँ से आप जाके खुद भी देख सकते हैं। यहाँ से इस रूल बुक को अपन डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि यानी 14/12/2021 से आपके फॉर्म डलना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके 28/12/2021 तक आपकी डेट रहेगी। उसके बाद अगर फॉर्म में किसी भी तरह का आपकी कोई गलती हो गई है और आपको कोई करेक्शन करना है तो आप 14/12/2021 से लेकर 2 जनवरी 2022 तक उस फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फीस पे आते हैं तो जो हमारे अनरिज़र्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 600 रुपये फ़ीस है और जो रिज़र्व कैटेगरी के बच्चे हैं उन सब के लिए 300 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। उसके बाद आपकी देखिए जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट भी दी है इसमें 5 मार्च 2022 से आपकी एग्ज़ाम चालू होंगी 2 पालियों में। चूँकि आपको पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं और कई दिन तक चलते हैं ये। अब ये पता चलेगा कितने दिन तक ये एग्ज़ाम रहेगा, लेकिन पर डे 2 पालियों में आपका 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम रहता है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहती है मॉर्निंग वाली, उसमें 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहता है। उसके बाद 8:50 से 9 बजे तक यानी 10 मिनट का लगभग आपको जो भी उसके निर्देश होते हैं उनको पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलता है। और उसके बाद 9 बजे से 11:30 बजे तक आपको 2.5 घंटे का पेपर सॉल्व करने का समय रहता है। उसके बाद इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट का रहता है तो उसमें आपका 12 से 1 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहता है और 1:50 से 2 बजे तक 10 मिनट आपको निर्देश पढ़ने के लिए मिलेंगे और 2 बजे से 4:30 बजे तक आपको 2.5 घंटे का पेपर सॉल्व करने का समय रहेगा। देखिए इसमें वो लाइन क्लियर लिखी हुई है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हेतु पूर्व में जनवरी फरवरी 2020 में आवेदित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भरे गए एवं नवीन भरे जाने वाले आवेदन पत्र दोनों विभागों के पदों हेतु मान्य होंगे। यानी जो पहले से बच्चे भर चुके हैं फॉर्म, उनको अभी दोबारा से फॉर्म भरना नहीं है और दोनों ही विभागों के लिए वो आपका फॉर्म मान्य होगा। उसके बाद ये कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, इनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। चाहे तो साइट पे जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, चाहे वीडियो को आप पोस्ट करके और इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, ये कुछ विभागीय नियम वगैरह लिखे हुए हैं तो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। हाँ, योग्यता पे आते हैं तो देखिए सिंपल सी मैं आपको इसमें योग्यताएं लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना। मैं सिंपल सा आपको बता दूं, अगर आपने 12th किया है तो उसमें 50% के साथ आपका 12th होना चाहिए। अगर 50 से कम है तो आप इसको फॉर्म को नहीं डाल पाओगे। उसके साथ में आपका DED या DLED जो भी बोला जाता है वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन और BEd किया है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उसमें एक लाइन क्लियर लिखी हुई है, आप उसको पढ़ लेना कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी BEd जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, विचार किया जाएगा। फॉर्म भरवा रहे हैं क्या है, कुछ राज्यों में अभी जैसे कि राजस्थान में रीट के एग्ज़ाम में BEd वालों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए बाहर कर दिया गया है, लेकिन अपने यहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो BEd वाले बच्चे आराम से इसको डाल सकते हैं। वो अगर आपको नियुक्ति मिलती है तो 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है, उसको आप करके और उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसलिए अभी ऐसा कोई इशू नहीं है, अभी आप डाल सकते हैं। तो इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद देखिए क्वालिफाइंग मार्क की बात आती है। क्वालिफाइंग मार्क का मतलब होता है आप जैसे कि आपका 150 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कम से कम 60% यानी 90 नंबर उनको लाने ही होंगे, तभी वो जो अभी ये केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, पात्रता परीक्षा है। तो जब इसके शिक्षा विभाग या जनजातीय विभाग आपके जब वैकेंसी निकालेगा और आपसे फॉर्म भरवाएगा तो उस समय उन फॉर्म को केवल वही बच्चे डाल पाएंगे जिनके जो जनरल कैटेगरी वाले हैं 60% नंबर लाएंगे इस एग्ज़ाम में, और जो आपके रिज़र्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो 50% यानी
75 नंबर उनके कम से कम होने चाहिए। अगर इससे नीचे कम नंबर है तो आप ये उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसमें कुछ लिखा है, पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। मतलब ये आप नंबर ले आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नियुक्ति हेतु कोई दावा कर सकते हैं कि आपको मिलनी ही चाहिए। ये तो केवल एक क्वालिफाइंग आपका मार्क है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं एवं जिनके पास मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है, केवल उन्हें न्यूनतम 50% अर्हकारी अंक का लाभ प्राप्त होगा। मतलब ये है साथ में अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 60% होंगे। सिंपल सी बात है, जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 50% है, और जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 60% है। जो अदर स्टेट है तो वो भी आपके अनरिजर्व में ही आते हैं तो उनके लिए भी 60% रहेगा। दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50% होंगे। यानी जो हमारे दिव्यांगजन जो आवेदक होते हैं तो चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हों चाहे वो अनरिजर्व के हों, उन सब के लिए आपका 50% का रहेगा। तो देखिए आगे इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ लेना। हाँ देखिए 7वें नंबर को 6वां नंबर पहले देखेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से किसी पद विशेष पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु कई पात्रता की शर्तों में से यह एक शर्त की पूर्ति करेगा। मतलब केवल आपने अगर इस एग्ज़ाम को निकाल लिया तो इसका मतलब ये नहीं आपको पोस्ट मिल ही जाएगी। आपके साथ में जो भी उनकी और शर्तें होंगी कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ये डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो सारी शर्तों को भी आपको पूरा करना है। ये एक उसी में से एक शर्त है आपकी। उसके बाद आवेदक को भाषा 1 एवं भाषा 2 के विकल्प में अलग अलग विषय चयनित करना होगा। इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलिए अगर भाषा 1 में आपने हिंदी लिया है तो आप भाषा 2 में हिंदी नहीं ले सकते, उसके अलावा कोई दूसरी भाषा आपको लेनी होगी। प्रश्न पत्र में पेडागोजी भाषा 1, भाषा 2, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के पृथक 30 प्रश्न होंगे। इसके बारे में भी नीचे बात करेंगे, अभी नीचे आएगा। उसके बाद देखिए 10वें नंबर पॉइंट को समझेंगे। नवीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए। मतलब जो अभी आवेदन कर रहे हैं नए बच्चे अभी फॉर्म डालेंगे, उनकी 1 जनवरी 2021 को कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। बाकी इसमें ये लिखा हुआ है कि ये केवल अभी परीक्षा के लिए आयु है। जब आपसे जब वैकेंसी इसकी आएंगी और जब आपसे फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे तो उस समय एज का जो भी वो स्कूल शिक्षा विभाग है या जनजातीय विभाग है, उनकी जो भी रूल होंगे उस एज के लिए, जो भी वो उनकी शर्तें होंगी उसके हिसाब से फिर एज को देखा जाएगा। अभी ये केवल पेपर के लिए एज देखी जाएगी आपकी। उसके बाद इसका डिप्लोमा जो आप ये परीक्षा देंगे और इसको क्वालिफाई करेंगे तो इसकी जो आपकी वैलिडिटी रहती है वो 2 वर्ष की रहेगी। उसके बाद ऐसा कुछ इसमें है नहीं, उसको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये कुछ नियम शर्तें हैं एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप देख लेना। अब देखिए इसको आप देख लेना, ये अपना किसी काम का नहीं है अभी। हाँ, यहाँ पे कुछ दस्तावेज बताए गए हैं कि आपको उस समय पर जब आप फॉर्म डालेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे, तो वो आप इसको पढ़ लेना। कुछ इसमें निर्देश दिए हैं कि भरते हुए आपको क्या फॉर्म जब आप डालो तो उसमें देख लेना क्या क्या निर्देश है, उसको पढ़ लेना आप। इसमें 2 विकल्प है, आप एक तो इंटरनेट यानी कियोस्क द्वारा किसी कंप्यूटर वाले के या जाके ऑनलाइन वाले के या जाके फॉर्म डलवा सकते हो, और स्वयं के द्वारा। अगर आपको स्वयं अच्छे से काम आता है तो आप उसको स्वयं ही डाल लेना। अगर स्वयं को अगर अच्छे से नहीं आता तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप किसी ऑनलाइन वाले के पास जाके फॉर्म को डलवाएं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर बाद में हमें परेशान होना पड़ता है। 50-60 रुपये वो लेता है, लेकिन आपका फॉर्म अच्छे से डल जाएगा। उसके बाद ये पहले ही बता चुके हैं डेट वगैरह का। ये हाँ,
ऑनलाइन परीक्षा केंद्र आप ये सारे दिए गए हैं इसमें से। यहाँ आपकी परीक्षा होगी तो आपको जो भी प्रायोरिटी पे रखना है वो आप उसमें प्रायोरिटी से 4-5 परीक्षा केंद्र डाल तो आप पूरे ही देना, लेकिन पहले नंबर पे आप कौन सा चाहते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सा चाहते हैं, उस तरीके से फिर वो देना तो उनके ऊपर रहता है कि कितने क्या फॉर्म आते हैं, उस हिसाब से वो आपको परीक्षा सेंटर आपका देते हैं। ये कुछ निर्देश हैं परीक्षा के लिए, उसको आप पढ़ लेना। इसके बाद देखिए आप परीक्षा के पैटर्न पे, सिलेबस पे बात करते हैं। देखिए इसमें 5 सब्जेक्ट का आपका रहता है। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ध्यान रखिएगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भाषा एक में आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इन चारों में से कोई एक भाषा चुनेंगे। उसके बाद भाषा 2, तो जो भाषा 1 में आपने चॉइस किया है उसके अलावा, जैसे आपने हिंदी चुनी तो भाषा 2 में आपको इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक भाषा को चुनना है। उसके बाद गणित रहेगा आपका, और लास्ट में आपका EVS पर्यावरण अध्ययन रहेगा। हर एक पार्ट के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। इस तरीके से आपका 150 नंबर का पेपर रहेगा और 150 ही क्वेश्चन रहेंगे। हर एक पेपर 1-1 नंबर का होगा, ऑनलाइन पेपर होगा आपका। इसके बाद देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न हैं आपके 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। सिंपल सी बात है, कक्षा 1 से 5 तक आपका 6 से 11 वर्ष तक का ये बच्चा लगभग आता है, तो उसी की जो साइकोलॉजी होगी उस बच्चे की, उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। उसके बाद भाषा 1 में आपकी जो भाषा आप ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, तो उसकी जो आपकी प्रोफिशिएंसी होती है उसको चेक किया जाता है, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। और भाषा 2 में आपकी जो होती है उसमें आपकी समझ, उसकी आपकी समझ के ऊपर क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे। और गणित में आपसे गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की जो भी उसकी अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित प्रश्न होंगे। देखिए सिलेबस दिया गया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, तो इस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लेना। जब हम यहाँ पे क्लास चालू करेंगे तो सिलेबस को बाकायदा समझाएंगे आपको। तो ये इसका बाल विकास का सिलेबस है पूरा, इसको आप देख लेना। और ये हिंदी भाषा का सिलेबस है हमारा, ये इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश का तो आज ही मैं आपको इस सिलेबस को पूरा समझाऊंगा, क्योंकि कल से हम इंग्लिश की क्लास चालू आपकी कर देंगे। उसके बाद आपका संस्कृत का, ये आपका उर्दू भाषा का, ये आपका गणित का सिलेबस है, और ये आपका EVS का सिलेबस है। तो ये आप सिलेबस देख लीजिएगा। मेरी एक सलाह सबके लिए ये रहेगी कि आप जब अपनी जो भी प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेबस हर बच्चे के पास होना चाहिए। ना कुछ ज़्यादा पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे थोड़ा चल जाएगा, लेकिन कम मत पढ़िए। तो जो भी सिलेबस में आपका दिया हुआ है वो सिलेबस होना चाहिए, उसकी उसी तरीके से आप एक सीक्वेंस में तैयारी कीजिए, टिक करते जाइए कि ये टॉपिक हमारा होता गया है। हम भी तैयारी कराएंगे तो आपको बिल्कुल सिलेबस वाइज इसकी पूरी तैयारी कराएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।